नमस्कार दोस्तों। आज 16 अगस्त और जैसा कि जानते हैं हम कि हम रोज़ विश्लेषण करते हैं द हिंदू का और बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि विगत 3-4 दिनों से हम एक कहानी पे बात कर रहे हैं। तो आज एक नई कहानी है और उस कहानी में जो पात्र हैं वो मूर्तिकार हैं, पिता और पुत्र, है ना। पिता एक मूर्तिकार होता है और बहुत अच्छा मूर्तिकार होता है। उसकी मूर्तियाँ बाज़ार में 300 रुपये 400 रुपये में बिक जाती हैं आसानी से। और उसके यहाँ जो पुत्र होता है वो भी पिता के गुण सीखता है और पिता के अनुसार कहे अनुसार अपने आप को ठीक ठाक करता है और मूर्ति बनाना शुरू करता है। अब मूर्तिकार का जो बेटा होता है, पुत्र होता है, वो भी बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगता है और उसकी भी मूर्तियाँ 200-300 में बिकने शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे पिता से वह ज़्यादा अच्छा मूर्तियाँ बनाने लगता है और वह मूर्तियाँ जहाँ पिता की 300-400 में बिकती है, इसकी मूर्तियाँ 1000 रुपये 1500 रुपये में बिक जाती हैं। पर पिता रोज इसकी मूर्तियों में कुछ ना कुछ खोट निकालता रहता है ना। कभी कहता है ये कमी रह गई है, कभी ये कमी रह गई है, कभी ये कमी रह गई है। ये रोज कहता है पिता। जब भी वो मूर्ति बनाता है तब उसका पिता कहता है कि तुम्हारी मूर्ति में ये कमी है, उसको इस तरीके से सुधार लो। तुम्हारी मूर्ति में ये कमी है, तुमको इस तरीके से सुधार लो। ये रोज का सिलसिला होता है उसका, ठीक है। और उसकी मूर्ति 1500-2000 में बिकने लगी है और पिता की मूर्ति 300 से 400 में बिकती है। पर पिता रोज उसको टोकता है ना। तो एक दिन वह गुस्सा कर जाता है कि आज जो है ना पिताजी को मार ही डालेंगे। मतलब इतने गुस्से में आता है कि आज जो है पिताजी को मार ही डालेंगे। तो वो कहता है कि आज शाम को पिताजी आएंगे तो मतलब मार डालेंगे, आज शाम को हम जब मूर्ति बेच के आएंगे तो मार डालेंगे। तो उसके पहले पिता घर आ जाता है और उसकी माँ पूछती है कि आपकी मूर्ति जो है वो 300-400 में बिकती है, आपके पुत्र की मूर्ति 1500-2000 में बिकती है और फिर भी आप रोज उसके काम में खोट निकालते हैं, है ना। तब तक पुत्र जो है उधर से आ जाता है और वो पहले ही रुक जाता है। जब देखता है माँ बाप कुछ बात कर रहे हैं तो पहले ही रुक के सुनने लगता है बातें। तो इतनी बातें वो सुन लेता है कि जब आपकी मूर्ति 300-400 में बिक रही है और उसकी मूर्ति 1500-2000 में बिक रही है, तो आप उसकी मूर्ति में खोट क्यों निकालते हैं। तो कहता है कि मैं पिता हूं और मैं जानता हूं कि उसकी मूर्ति मेरे से बहुत अच्छी है, लेकिन यदि मैं उसकी तारीफ करने लगूं तो जो यह प्राकृतिक कार्य कुशलता है उसके अंदर, जो टैलेंट है उसके अंदर, वो धीरे धीरे अहम में या अभिमान में बदलने लगेगा और उसकी मूर्ति में कमियां आने लगेंगी। और मैं कभी नहीं चाहता, एक पिता होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उसकी मूर्ति में कमियां आएँ या वो मुझसे कमतर हो जाए। मैं भी शुरुआत में बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था और अपने पिता से बहुत आगे रहता था, पर मुझे भी यह अहम आया था और मेरे पिता ने भी टोका था तो मैंने उनकी बात मानना ही छोड़ दिया था और आज मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया जहां मेरे पिताजी पहुंचाना चाहते थे। मैं वो मुझसे मूर्ति अच्छी जरूर बनाता है, उसके पिता आगे कहते हैं कि वो मुझसे मूर्ति अच्छी जरूर बनाता है, पर वो अभी राज्य भर में सबसे अच्छी मूर्ति नहीं बनाता है। तो मैं एक पिता हूं और मैं चाहूंगा कि वो राज्य भर में नहीं, देश भर में नहीं, पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार बने। तो उसकी मूर्ति 1500-2000 में ना बिके, 15 लाख 20 लाख में बिके या 1.5 या 2 करोड़ मिले उसे। तो इतना सुनते ही उसके सारा गुस्सा जो है, उसके पुत्र का सारा गुस्सा उड़ जाता है और कहता है कि मेरे पिता कितने महान थे और कितने सोच। तो ध्यान रखिए कि आपके जो बुजुर्ग हैं, यदि वो कुछ कह रहे हैं, किसी चीज़ पे टोक रहे हैं, तो उनमें
उनका स्वार्थ निहित नहीं होता है। सामान्यतः अपने बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, है ना, तो सामान्यतः उनके अंदर स्वार्थ निहित नहीं होता है, अपवाद हर जगह होते हैं। ठीक है, तो वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और वो आपके लिए चाहते हैं कि ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि आप उनकी कृति हो। तो वो चाहते हैं कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कलाकार बनो या सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनो, है ना। तो ये कहानी अच्छी लगी होगी आपको, तो आप इससे क्या शिक्षा मिली आपको, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं आज द हिंदू के 16 अगस्त के संस्करण में। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, इस पे चर्चा करते हैं। आज जो सबसे पहले हमारा फ्रंट पेज में है वो कंट्री फेसिंग ट्विन चैलेंज ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म, है ना। जो 15 अगस्त का भाषण दिया है प्रधानमंत्री ने, उसमें उन्होंने कहा है कि दो तरीके की जो देश हैं, दो तरीके के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है देश को। वो है एक भाई भतीजावाद और दूसरा है भ्रष्टाचार। इन दोनों के लिए दोनों को इससे हमें हटाना पड़ेगा। और भाई भतीजावाद सिर्फ पॉलिटिक की बात नहीं है, ये किसी अन्य क्षेत्र की बात है। अन्य क्षेत्रों की बात की जा रही है जिनमें उनका जो वो था, वो सबसे ज़्यादा इशारा था न्यायिक क्षेत्र में। आपको पता होगा कि न्यायिक क्षेत्र में बहुत कम परिवार हैं जो कि इसका प्रयोग कर रहे हैं। उनका बेटा ही अगला जज बनेगा या उनका बेटा ही अगला मुख्य न्याय मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा या चीफ जज बनेगा। इस तरीके की व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। कॉलेजियम सिस्टम है ना। तो उनका ये तर्क था किसी भी तरीके से, जैसे किसी ऑफिस में कोई बड़ा अधिकारी है तो उसका कोई भाई का बेटा है तो उसको कहीं घुसा दिया। इस तरीके की चीज़ें जो है वो बहुत तायत हैं, उसके बारे में बात की। और दूसरा है करप्शन। तो इन दोनों को ख़त्म करने की बात कही है। ठीक है, इसके बाद है विथ गांधी 75 ईयर्स आफ्टर द फ्रीडम आवर, है ना। ठीक है, तो गांधी को याद किया गया है और गांधी को याद कीजिए 75 साल में उनका जो स्वराज का सपना था और आज जो है वो क्या हुआ है, इसके बारे में बात किया गया है। और मतलब एक याद करने का बहाना हो है, याद कीजिए। और इसके बाद जो है मीटिंग एस्पिरेशन, पेज नंबर 6, जो एस्पिरेशन है 75 ईयर्स का, है ना, वो कहाँ तक प्राप्त कर पाए हैं और उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, 75 ईयर में क्या है और अगले 25 सालों में जो अमृत काल कहा जाएगा, यहाँ पे आप देखिए अमृत काल कहा जाएगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आपको यह भी देखना होगा कि अगले 25 साल आपके लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं। उसके बाद जो है द फ्रेजिलिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन, है ना। क्या जो है मतलब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो मुख्य धारा में जो मेन लैंड है उसके समान हो पाया है या वो अभी भी अलगाववाद के शिकार हैं या अलगाव महसूस करते हैं। इसी के बारे में आज 75 साल जब हो गए हैं भारत को आज़ाद हुए, तो क्या वो आज भी हम शामिल कर पाए हैं उनको मुख्य धारा में? क्या आज भी वो अपने आप को भारत के मुख्य धारा के नागरिक मानते हैं? इस तरीके की बातों पे बात की गई है ना। 6 शेड्यूल की बात की गई है, एक्सक्लूडेड एरिया क्या था उसके बारे में बात की गई है ना। तो ये चीज़ें 9 अनसेटिंग क्वेश्चंस, तो इस तरीके का पूरा त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल, असम, इसके बारे में पूरी यहाँ पे तो ये क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और इसके बावजूद मतलब एक आईना दिखाया गया है और एक वस्तु स्थिति की बात की गई है कि क्या नॉर्थ ईस्ट जो है आज सच में उसका एकीकरण भारत के साथ हुआ है ना। इसके बाद है द टेम्पल्स दैट जवाहरलाल नेहरू बिल्ट, है ना। उन संस्थाओं की बात की गई है जिसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना।
नेहरू लिमिनस लेगेसी इन डीपली लैड इंडियाज ग्रो स्टोरी सिंस इंडिपेंडेंट, है ना। तो इस तरीके से हमने, जैसे एक चीज़ हम देखते हैं कि हम बहुत आसानी से किसी भी नेता को या किसी भी जो ऐतिहासिक नेता रहे हैं उनको हम गाली दे देते हैं। देखा होगा आपने कि इसने क्या किया, इसने क्या किया या इसने क्या किया। देखिए, समय और काल के अनुसार, समय और काल, समय और सिचुएशन, समय और परिस्थितियां जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी नेतृत्व अपने देश का अहित नहीं चाहेगा। अब यह उस पर निर्भर करता है कि वह कितना सक्षम है और कितना दूरदर्शी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये दूरदर्शी नहीं थे या एकदम से बेवकूफ़ प्रधानमंत्री थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी उसके हिसाब से, अपने हिसाब से। जैसे आप यही समझ लो, गुट निरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उन्होंने ना रसिया के साथ जाना पसंद किया, ना अमेरिका के साथ जाना पसंद किया। उन्होंने ना सोशलिज्म अपनाया ना कैपिटलिज्म अपनाया। उन्होंने क्या अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करी उन्होंने, कल्याणकारी राज्य की बात करी, और उसमें भी पूंजीवाद को पूरी तरीके से नहीं नकारा। तो इसलिए इसे पढ़िए और समझिए कि क्या करा था नेहरू ने और किस प्रकार की संस्थाएं आई थी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ पाएंगे और कंसेप्ट डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है ए रोड मैप टू इंडिया ईयू टाइज, है ना। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो संबंध हो रहे हैं, अभी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है या सीईपी की बात की जा रही है। तो आप इसके बारे में देखिए। साथ ही साथ ये देखिए कि भारत और ईयू के बीच में कितना व्यापार है, किस नंबर का व्यापार है और किस तरीके का व्यापार है, इसमें क्लियर किया गया है। तो आप इसे देखिए और उसके बाद जो है मतलब उसको समझिए। और क्या यूरोपीय देशों के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ जो भारत का ट्रेड है यह बढ़ेगा, तो इसका क्या असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, है ना। इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है एज इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ रीजन थॉट मॉडिफाइड इन शैडो ऑफ इंडियाज कॉलोनियल लेगेसी डू नॉट अपीयर लीव द पॉलिसी एजेंसी एनी। ठीक है, तो इसमें जो बात की थॉमस, हाँ, इसमें जो चीज़ें कही गई हैं वो कहीं कहीं की आज भी आप समझिए कि हमने अपने जो कानून है हमारे, है ना, उनमें कितना बदलाव किया है या किस तरीके से हम लोगों ने बदला है ना। आईपीसी या SC/ST एक्ट या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या LGBTQ या और भी बहुत सारे चीज़ हम लोगों ने कितना चेंज किया है कॉलोनियल पीरियड के से लेके और आज तक, है ना। तो उसी पे बात की गई है कि हम कितना बदले हैं और कब कब बदले हैं। कॉलोनियल पीरियड में, औपनिवेशिक काल में जो कानून थे उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं और कितना, देखिए कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो हम क्या अभी जो कानून बनाएंगे वो 2099 या 2095 के अनुसार बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, हम अभी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और जब हम अभी के अकॉर्डिंग बनाएंगे और हमारा समाज बदल रहा है, समाज की व्यवस्थाएं बदल रही हैं, आर्थिक स्थितियां बदलेंगी, राजनीतिक सामाजिक सारी स्थितियां बदलेंगी, पर्यावरणीय स्थितियां बदलेंगी, तो क्या हमें नए कानून की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। तो उस नए कानून को अलग से लाया जाएगा या अमेंड किया जाएगा? कुछ अमेंडमेंट भी हो सकता है पुराने कानून में, और कुछ जो चीज़ें हैं वो नए करके ला सकते हैं। तो उसी पे बात की गई है, इसको आप पढ़िए। उसके बाद जो है डेटा पॉइंट है, डेटा पॉइंट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट है, क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है। इसके बारे में एक क्या बोलते हैं उसको, आंकड़े जो हैं कंपेयर किए गए हैं। तो इन कंपेयर किए गए आंकड़े को शॉर्ट में छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, ये काम आएंगे कहीं पे लिखने के और उसमें यूज करने के। ठीक है, नगर्नो
कराबाख जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके बारे में आप सिर्फ ये जानिए, इसको मैप में देखिएगा कहाँ पे है, इसके आसपास कौन से सागर हैं, है ना, कौन से महाद्वीप हैं, कौन से देश हैं, इसके आसपास देख लीजिएगा बस, और कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। द कंट्रोवर्शियल विजिट ऑफ चाइनीज वेसल इन हम्बनटोटा मैंने पहले भी बता दिया है, जो श्रीलंका में आया है, तो उसके बारे में, है ना। इसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज की टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, पेज नंबर 10 पे फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, की ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक बदलाव के लिए जो कुंजी है या पॉइंट है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, है ना। मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसे किसी के द्वारा ज़बरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन मौलिक कर्तव्य, जैसे आप के घर कोई आता है तो आप उसे पानी दें, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, नहीं दें। चाय दें, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, नहीं दीजिए। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि उसे पानी तो पूछ लें। अनजान लोगों को तो नहीं पूछें तो बेहतर है, लेकिन जानने वाले लोगों को कम से कम पानी चाहे तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमारे मूल कर्तव्य हैं कुछ, वो हमारे देश के प्रति भी हैं, नागरिकों के प्रति भी हैं, और समाज के प्रति भी है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ यदि हम अपना लागू करते हैं और अच्छे से इस पे काम करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे समाज में सुधार आएगा, या सामाजिक जो बदलाव हैं वो आएंगे। इसी पे बात की गई है, ठीक है। अब इसके बाद है सबमरीन डील इज अनरियलिस्टिक, है ना, पेज नंबर 11 में है। सबमरीन डील जो है वो अनरियलिस्टिक है। दरअसल रसिया के द्वारा, रसिया से हमारा एक डील हो रहा था 30 सबमरीन बनाने का, उसमें कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हैं कि रसिया ने कहा कि यह संभव नहीं है, और इस तरीके के जो मतलब जो सबमरीन है वो पूरे विश्व में अलग तरीके के बनेंगे, और यदि आप इतने प्रतिबंध लगाओगे तो वो चीज़ें हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप जिस तरीके का सबमरीन चाहते हो वो पूरे विश्व में अभी उसका मॉडल मौजूद नहीं है। यदि उस प्रकार के सबमरीन हम बनाते हैं तो उसमें कई प्रकार की गलतियां हो सकती हैं, कई प्रकार की तकनीकी खामियां आ सकती हैं, इसलिए उन सबमरीन्स को अपने शर्तों पे आप बनवाना चाहते हैं वो संभव नहीं है। इसको देख के मुझे कुछ चीन की याद आती है। चीन की याद आती है क्या, शुरुआत में उन्होंने कई देशों के कई कंपनियों को अपने मन मुताबिक उन्होंने कार्य करवाया, और भारत भी लगभग उसी राह में है, कई देशों से उसने अपने मन मुताबिक कार्य कराएगा और अपने मन मुताबिक वो सबमरीन, तोप, फाइटर जेट्स, इस तरीके की चीज़ें खरीदेगा। भले ही अभी ये कह रही हैं भारत सरकार कुछ ढील देगी और फिर ये संभव हो पाएगा, है ना। तो इसे पढ़िए और समझिए थोड़ा। इसके बाद है पेज नंबर 13 में है इंडिया गिफ्ट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका, है ना। इंडिया जो है एक जो एयरक्राफ्ट दिया है, कहाँ गया वो, इंडिया गिफ्ट ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका, है ना। कोलंबो हैड रिक्वेस्टेड 2 of them in 2000 another to arrive within 2 years, है ना। तो ये दिया गया है, और अभी यहाँ पे ये सवाल उठता है क्या भारत को ये देना चाहिए। यदि वो भारत का कहना नहीं मानता है तो क्या ये देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ पे, और इसको मतलब रियलाइज़ करें कि क्या कॉन्सेप्ट रहा है, क्यों दिया गया है ना, और किस प्रकार से भारत इसकी मदद करता है और कितने हद तक इस पे प्रभाव रखता है, ठीक है। और भारत श्रीलंका के संबंधों पे भी आप एक नज़र डालेंगे, ठीक है। भारत श्रीलंका संबंधों पर आप नज़र डालेंगे और इसे लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं, धर्म है, जातीयता है ना, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ये होगा, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। और
इन्हें जातीय या नस्ल नस्ल बोल सकते हैं, नस्लीय है। धर्म, नस्लीयता और बाकी और संबंध जो पाक जल संधि वाला संबंध है, सैन्य संबंध है, मछली मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा वाला संबंध है। तो इस तरीके से आप, और प्राचीन युग में बौद्ध धर्म से लेके मतलब अभी तक जो आप सातवाहन काल भी जोड़ सकते हैं, मतलब कुल मिला के पूरा एक ओवरव्यू बनाइए और इसको आप लिखिए, है ना। इसे कोशिश कीजिएगा पॉइंट्स में लिखने के। पॉइंट्स में इसलिए लिखने को बोल रहा हूँ, पैराग्राफ में लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। पॉइंट्स में इसलिए लिखने को बोल रहा हूँ कि यदि आप शुरुआत से हिस्ट्री से शुरू करेंगे तो एक सातवाहन काल आ जाएगा, चोल काल आ जाएगा, अशोक वाला काल आ जाएगा। इस प्रकार से पॉइंट में लिखेंगे तो आसानी से एक एक लाइन में आप लिख पाएंगे, है ना। यदि आप पैरा में लिखेंगे तो बहुत लंबा होता चला जाएगा। तो ये आप भारत श्रीलंका संबंध लिखिए, ठीक है। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।